नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट की घोषित किए हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट जारी हो चुकी है और रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को टिकट मिला है। बैकुंठपुर से भी अंबिका सिंहदेव और कसडोल से संदीप साहू को टिकट। और अगर बात की जाए सरायपाली से तो वहां पर चतुरीनंद, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि सिंघावा से अंबिका का नाम आया है और धमतरी से ओमकार साहू को टिकट मिला है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई है। रायपुर उत्तर से जो है बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव और सरायपल्ली से जो है वो चतुरी को टिकट मिला है। और आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट ये जारी हो चुकी है। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को टिकट मिला है, बैकुंठपुर से अंबिका और कसडोल से संदीप साहू को, और साथ ही सिंघावा से अंबिका को मिला है। टीवी स्क्रीन पर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट की नाम की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्ला में बीजेपी का वृद्ध कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के कृष्ण कुमार कौशिक और सरदार भूपेंद्र सिंह सावनी के साथ में विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्ला प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक उपस्थित रहे। और साथ ही आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत भी की और इस दौरान वो मीडिया को भी रूबरू हुए और वृद्ध कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और हरिशंकर वर्मा जी और 2018 में जिला विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जनता ने मिलकर धर्म विज्ञा को और वर्तमान में क्षेत्र की अपने विषय के रिकॉर्ड को स्वयं ही तोड़ेंगे और इस बार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बार की विधानसभा चुनाव में कितने वोट से आगे निकलने की संभावना है? अभी तक का विधायक की इतिहास का रिकॉर्ड मैंने पहले कहा, हम भी वोट तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस विकास विरोधी है। जब भारतीय जनता पार्टी आई है मोदी के साथ आज बिल्हा विधानसभा मैं ये कह सकता हूँ, यदि अच्छे हाथों में नेतृत्व दे तो सरकार रहे न रहे उस पर भी काम करके बता सकते हैं। और हमने विकास करके बताया है, पहले भी बताया है और आज 55 साल की जो समीकरण बनी हुई है, इस बार क्या आप समीकरण को तोड़ेंगे? ये सारे मिथक टूट जाएंगे। कार्यकर्ता देख रहे हो, संकल्प लिए है, अयोध्या जाना है, राम मंदिर का दर्शन करना है, रामलला का दर्शन करना है और सबके सब ये तैयार है। 17 को मतदान होगा, 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और सरकार बनेगी और जनवरी में रामलला का दर्शन करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न घोटाले हुए हैं, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, GST घोटाला। नहीं, पैरोडी गाना है वो तो घोटाले की सरकार, जहां देखो वहां सरकार। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के सारे पदाधिकारियों का एक बृहद सम्मेलन हुआ और बृहद सम्मेलन में हमारे माघी मंडल के पदाधिकारी, जिला प्रदेश के हमारे सब पदाधिकारी उपस्थित रहे और एक मन से सभी ने यहाँ पर एक संकल्प लिया है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम आने वाले समय में प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक माननीय धर्मलाल कौशिक जी को विजय दिलाएंगे। यही हमने संकल्प यात्रा में और इस कार्यक्रम में देखा है और हम सबको लग रहा है कि आने वाले समय में पिछले समय जो हम सबको वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, उससे कहीं ज्यादा वोट से हमारे प्रत्याशी धर्मलाल जी चुनाव जीते। देवांगन जी और हरिशंकर वर्मा जी और महामंत्री मन से आग्रह और उनका संबोधन होगा और मैं तो अभी बोले से नहीं हूं। जो भ्रष्टाचारी सरकार
बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी भूपेश बघेल सरकार पर कॉलोनाइजर और साथ ही बिल्डरों से साठगांठ कर राज्य के गरीबों का आवास छीनने का जो आरोप है वो लगाया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यालय और एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी शासनकाल में गरीब तबके के आवास के लिए कॉलोनाइजर को भी 15% भूखंड छोड़ने होते हैं, और लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने उस नियम में संशोधन कर सारे अधिकार कॉलोनाइजर और साथ ही बिल्डर को सौंप दिए। मूणत ने यह भी कहा कि भूपेश सरकार ने गरीब के हक की जमीन छीन ली है। आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार ने चुनाव फंड के लिए बिल्डरों से सौदा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र का पैसा डकार कर भूपेश सरकार गरीबों से पूरी रकम वसूल रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की घोटालेबाजी सरकार ने आवास घोटाला किया है। बताते चले आपको कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी बीजेपी सरकार की तरफ से गरीबों को 75,000 के मकान देने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बंधुओं, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को उठाती रही। उसने विषय को नहीं उठाया, जन जन तक पहुंचाया भी, शासन का ध्यान आगे से भी किया। वो शासन उसके बाद में जो बात बता रही उनको कहीं न कहीं जाकर के नामित इस चीज को लेकर के आक्रोश है। तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं अपनी योजना प्रारंभ करने की योजना की घोषणा की। सर्वे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और चुनावी व्यूह सीमित था। अगर सरकार की नीयत सही है, तो सरकार की सोच सही है, गरीब परिवार को उसका हक मिले, उसको छत मिले। तो आपके सामने दो विषय महत्वपूर्ण रखा। एक पहला विषय मध्य प्रदेश के जमाने से चल रहा हुआ आ रहा है कानून, और कानून में इस चीज का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ के ऊपर का न्यायोत्थान पास कराएगा तो 15% यदि गरीब परिवार को बीएसयूपी के लिए आरक्षित करेगा। यह कानून के पूरे देश में चर्चा हुई और पूरे देश में धीरे धीरे जो केंद्र सरकार में उस समय की मंत्री और जो आज कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी समितियां थी, उसने उसकी तारीफ की और उन्होंने अपने उस समय के आवास परिवहन मंत्री रहते हुए पूरे देश के सर्कुलर निकाला। उन्होंने कहा अच्छा है कि गरीबों के लिए या व्यवस्थित कानून होगी, उस कानून में बड़े लोग जो रहेंगे उनके साथ को देने के लिए गरीब परिवारों के लिए स्थायी जगह रहेगी, ताकि हम वहां पर कोई सरकारी 15% आरक्षित जमीन इसलिए करते थे कि भविष्य में लैंड की कमी होने के बाद उसका उपयोग शासन अपने हिसाब से करे। और यह सैकड़ों एकड़ जमीन शासन के पास है। उसी पर केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में आई। ये सरकार ने एक सर्वे की, सर्वे करने के बाद में बस्ती ये कहाँ कौन सी जगह है, किस किस बिल्डर की जगह है, वहां पर बीएसयूपी के मकान बना करके उन गरीब परिवार को देना। अभी सरकार ने वो कानून वापस ले लिया और गजट को प्रकाशित कर दिया कि भविष्य में गरीब परिवार को बिल्डर मकान देगा। एक चिंता का विषय, गरीब परिवार को एक अच्छी कानून से लगी हुई कानूनी उसकी बनी हुई मिले, और उसके लिए ये जमीन आरक्षित की थी, इसको सरकार ने फ्री कर दिया। अब ये किसको ऑर्गेनाइज करने के लिए
ये आपके हमारे सबके सामने एक बात प्रस्तुत के लिए जब प्रभारी सिंधिया जी स्वयं इस चीज को हाथ बनी, वो केंद्रीय मंत्री थी और उसने तारीफ करके इसको राष्ट्रीय स्तर पर कहा। उसी में दूसरा केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जाता है और केंद्र सरकार उसके आधार पर योजना सर्वे करके देते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा 12,000 मकान रायपुर के आसपास बने, 2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये राजस्व और सरकार जिनको हितग्राहियों को देगी उसको 75,000 रुपये पक्का मकान मिल जाए। केंद्र अंश दे रहा आपको गरीब परिवार कि इनको पक्का व्यवस्थित मकान मिले। राज्य सरकार ने भी कहा कि हम भी देंगे, उन्होंने भी अपनी इस पर घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद में 75,000 रुपये में इसके अंदर देना। अब क्या हुआ, यही मकान जो बने हुए हैं वो केंद्र और राज्य, केंद्र का पैसा तो रख ही लिया, राज्य को भी डिलीट कर दिया और 4,25,000 रुपये में यह मकान बेचे। जनाब सोचिए कि गरीब की बात करने वाले और इनके जन घोषणा पत्र में है स्पष्ट कि शहरी क्षेत्र में 2 कमरे का पक्का मकान, जिसके पास पट्टा नहीं उसको पक्का दूंगा। पट्टे के नाम पर लाखों लोग आज भी राजधानी में वंचित हैं। ऐसे कई लोग हैं, कोटा का उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर राजू आश्रय योजना के पट्टे मिले हुए हैं, उनका रिन्यूअल नहीं किया और साथ वहां पर लिख दिया निरंतर। तो पहले वो पट्टा किसका था? अभी जो पट्टों का वितरण हुआ, अस्थायी पट्टा 3 साल, यह कभी नहीं होता। एक सर्वे होता है, सर्वे के अंदर कौन से खसरे नंबर पर कौन व्यक्ति वहां पर अतिक्रमित मान लो या कौन स्थापित है, कितने स्क्वायर फीट में है, उसका स्पष्ट सर्वे होता है और उसके बाद में राजस्व विभाग को जमीन का वह देखता है कि जमीन किसमें है। उसके बाद में पट्टे सर्वे की सूची में उसको जो पट्टा देगा उसमें डिटेल लिखा है, कहीं नहीं। और इसी विषय पर यह सरकार गुमराह करने का जो काम कर रही है, गरीब परिवारों को मकान का जो हक 75,000 रुपये उसको मिलना था, वह पैसा डकार नहीं और कुछ उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को जिनकी जमीनें बिल्डर्स के रूप में 15% गरीब परिवार के लिए आरक्षित रखनी थी, उसको छूट देकर के ये पतली गति से लाभांश पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। वो ये स्पष्ट करती है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 75,000 रुपये में गरीब परिवार को मकान मिलेगा। वो उसका हक है, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। उसका पट्टे का भी क्लियर है कि जो नियम में पट्टे हैं उसको स्थायी पट्टा मिलेगा और उसमें वो सब चीजें इंक्लूड रहेगी ताकि वो पट्टा उस व्यक्ति का जब रहे तो उसके ऊपर वह लोन भी ले सके, उसका हक है। ये बात मुझे स्पष्ट भाजपा की ओर से मैं करना चाहता हूं। ये इसी विषय को लेकर के आज आपके बीच में आया। तो वहीं लुंडा विधानसभा के अमाडी ग्राम पंचायत में 1 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जिसमें पहुंचे ग्रामीणों और समर्थकों के बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज को आगामी चुनाव में जीत दिलाने पर मंथन किया गया। और आपको बता दें कि साथ ही ये जानने की भी कोशिश की गई कि जनता का जनार्दन
वर्तमान प्रत्याशियों से क्या अपेक्षा करती है। और आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज ने प्रदेश सरकार पर जमकर विरोध भी किया और कहा कि बीजेपी के द्वारा कराए गए कामों को कांग्रेस सरकार जो है लगातार अपना बता रही है। जीतेगा भाई जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और बूथ के अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और प्रबोध जी को जिताएंगे। किन किन मुद्दों को खास तौर पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल जब शासन में थी, उस समय जो विकास काम हुआ उसके तुलना में इनका जो विकास काम है शून्य के बराबर है। जो केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 15 सड़क दिया गया है, जो जिनके माने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा जो राशि जारी किया गया है उसको अपना काम बता करके और लिखे हैं कि विकास का काम ऐसे करके वो वोट के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। काम तो करवाई है, काका सड़क पड़क बनवाई है। अच्छा, और अभी जो आएंगे प्रत्याशी उनसे क्या मांग करेंगे आप? अब तो आवास सब पर बन जाए। जमीन उमीन है तो आवास कहाँ पर? जमीन उमीन है? पानी मनी है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, आपके नाम पर है? नहीं, मेरे पिताजी के नाम है, हमारे नाम में कहाँ अभी। अच्छा, इसलिए आवास मांग कर रहे हैं। शादी उदी हुई कैसे? होगी से लड़का है दू गो तो। अच्छा, 12वीं ये कहाँ 10वीं 9वीं पढ़ता है। लागत तो नहीं है कि इतने बड़के हो गए? अच्छा, खास का मांग करवे काका जो कि तो फायदा मिली तो क्या फायदा मिले, ऐसा काम मांग करवे? फायदा मांग बहुत रही काका बतावे तब ना। हमारे यहाँ विकास तो ऐसे कांग्रेस की सरकार में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी जो प्रत्याशी उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, मान लीजिए? अभी जो प्रत्याशी जो हैं उनसे मतलब बहुत मिलनसार हैं, उनसे भरोसा है कि वो विकास करेंगे। कौन करेगा? जो विधायक जी हैं। कौन विधायक हैं? प्रबोध मिंज जी। अच्छा, जो अभी तो बने थोड़ी ना है वो? हाँ, तो बन जाएंगे तो है, उम्मीद है, विश्वास है, मिलनसार हैं। क्या अपेक्षा करते खास तौर पर उनसे? उनसे ही अपेक्षा है कि भाई विकास करेंगे और गरीबों का समस्या को निदान करेंगे। आप लोग सब प्रबोध मिंज जी हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, 300 तो रुपया, उसको कैसे आप लोग सपोर्ट कर पाएंगे उनको जिताने के लिए? ये सबको ध्यान में रखते हुए पहली बात बता रहा हम हूँ, लोग को इस बार जी हमारे जो उम्मीदवार कई सारी परेशानियां हैं। ऐसा उम्मीदवार है कि मेरे को नहीं लगता कि उसके जैसे कोई नया उम्मीदवार में कोई सरगुजा संभव है। उसको गांव से लेकर शहर तक का बच्चा जानता है, इसलिए कि सरपंच भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य भी रहे, जनपद अध्यक्ष भी रहे और 2 महापौर भी रहे। हम गाँव से लेकर शहर तक उसको जानते हैं, इसलिए हमको उसको जिताने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग जाते होंगे तो खास तौर ग्रामीण लोग क्या क्या शिकायत करते हैं, क्या क्या मांग करने के लिए सोचते हैं? गाँव में ग्रामीण लोग जो हमारे जो कांग्रेस की सरकार उनमें नाखुश है। देखिए, आज किसी भी में चले जाइए आप, कर्मचारी लोग के पास चले जाइए, कर्मचारी लोग को कोई वादा किए उनका नहीं हुआ, नितानी लोग का नहीं हुआ, किसी का भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए आम जन में कांग्रेस सरकार से धन्यवाद। नागेश जी, प्रबोध मिंज को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप धरातल में? धरातल में देखिए, पिछले 15 साल में हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही रमन सिंह जी का, तो उनका योजना के बारे में सभी लोग को जानकारी है और उसी विषय पर जो है हम पूरा चर्चा कर भी रहे हैं। और केंद्र में मोदी जी की सरकार का योजना को हम जो है बारीकी के साथ और पब्लिक के बीच में शेयर कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। इसी तरह जो है पब्लिक को सपोर्ट करके प्रबोध मिंज को हम जो है भारी बहुमत के साथ जो है विजयी करने का। तो अपन मंडल जी कहाँ रहते हैं? सरगांव मछली पारा।
आपके सरगांव में क्या क्या समस्याएं हैं? सभी चीज का समस्या ही है वहाँ। अच्छा। जैसे रोड का हो गया, पानी और भी जैसे इंदिरावास का घर वगैरह, सब चीज का तकलीफ है। ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि प्रबुद्ध जी हैं और पहले से आपके लुंडम पीतरम थे, तो इसमें क्या फर्क पाते हैं? फर्क तो देखिए, हर साल सबको जितवा के वो चीज करने के बाद भी फर्क कभी आया ही नहीं। इस बार जुड़े हैं तो देखते हैं इस बार शायद कुछ हो पाए। मतलब प्रबुद्ध जी से आशा है जी। क्या क्या आशा करते हैं उनसे? कुछ नहीं, अपना गांव का बस बढ़िया रोड बन जाए और जो सुविधा सरकार तरफ से मिलना चाहिए वो सब चीज मिल जाए बस। घूम रहे होंगे गांव में, ग्रामीणों से मिल रहे होंगे, खास तौर पर क्या समस्या आ रही है मूलभूत? बहुत सारी समस्याएं हैं। मान लीजिए किसान को फायदा ही क्या हो रहा है? यहाँ प्रीतम राम मान लीजिए विधायक बन गए हैं, हर गांव में आदमी उनका चेहरा तक नहीं देखे हैं आज तक। विधायक हमारा कौन है और विधायक कैसे दिखते हैं, यहाँ तक बड़ी समस्या है। मान लीजिए कोठान वाला मुद्दा निकाल दिया हमारे सरकार, ये बताइए उसमें घोटाला हो रहा सिवा क्या हो रहा है? क्या फायदा है कोठान से? कोठान निकाला ठीक था, लेकिन उसमें क्यों नहीं हुए ना? तो करने के पीछे नहीं, बस नाम से मतलब मुद्दा वो करके बस पैसा वो घट गया। कैसे घोट गए, कैसे कह सकते हैं? तो भाई क्या है, मान लीजिए उसके नाम पर जो पैसा तो भाई पारित किए होंगे ना, लेकिन बस नाम के लिए ना, पैसा पूरा मतलब वो। तो वहीं छत्तीसगढ़ राम गमन पथ पर 1400 किलोमीटर की पदयात्रा पर वापस लौटने पर मनोज चतुर्वेदी का चिरमिरी में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भी यहां पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी अगवानी भी की गई। आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने पहले जो है गोखा पानी निवासी मनोज चतुर्वेदी ने भरतपुर विकासखंड से राम गमन पथ पर 1400 किलोमीटर पदयात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के पूरा करने के बाद मनोज वापस चिरमिरी पहुंचे। बताते चले आपको कि राम वन गमन पथ पर जगहों को लेकर गुजर रही है, जहां पर भगवान राम के पैर पड़े। यह देश के कई जिलों से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि राम जो है वहां पर 2260 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ से राम वन गमन पथ का अधिकांश हिस्सा गुजर रहा है। इसे कोरिया से लेकर सुगमा तक का हिस्सा है और वहीं छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का काम 50% से भी करीब पूरा हो गया है। और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल है और ऐसे में सरकार उन सभी जगहों को संवारने में जुटी है जहां से राम वन गमन जो पथ है वो गुजर रहा है। आपको बता दें कि वापस लौटने पर जो राम गमन पथ की यात्रा पूरी हो गई है और जिसे लेकर ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और वहां से जितनी भी यात्राएं हैं जो अयोध्या तक वापस जाते हैं वहां तक पूरे जो जगह है उसको संवारने का काम चल रहा है। राम गमन पथ की यात्रा हुई पूरी और साथ ही मनोज चतुर्वेदी ने ये यात्रा जो है वो पूरी की है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वापस लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और हर किसी ने उनका जो है स्वागत किया है और उन्होंने भी हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया लोगों का। राम गमन पथ की जो यात्रा है उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ भी कहा और मनोज चतुर्वेदी ने की पूरी यात्रा भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि मनोज चतुर्वेदी की जो पूरी यात्रा है वो हो चुकी है पूरी और उन्होंने 14 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया है और वहां पर विधायक भी मौजूद रहे जिन्होंने इनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया। राम गमन पथ की यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। मनोज चतुर्वेदी ने ये यात्रा जो है 14 किलोमीटर की वो पूरी कर ली है। वापस लौटने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया और मिलनसार तरीके से लोग उनसे मिले और उनका धन्यवाद भी कहा। आपको बता दें कि मनोज चतुर्वेदी ने 1400 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरी की है। जानिए कि आपकी कुटुंब की लड़ाई नहीं रह गई है। तो यही था कि आगे आगे रामचंद्र लखनलाल सीता मैया चल रहे थे और पीछे पीछे मैं चल रहा था, वरना मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि मैं इतनी बड़ी यात्रा लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा उत्तरी छोर छत्तीसगढ़ से दक्षिण की ओर कर लेता। रामचंद्र जी किस तरह का अनुभव देना चाहेंगे आप जनता को?
देखिए, इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो प्रमुख रूप से था हमारी आज की यात्रा थी, भविष्य की यात्रा। ये यात्रा सत्य सनातन को लेके जो हमारी दिव्य चेतनाएं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबी हुई है उसको जागृत करने की यात्रा है। छत्तीसगढ़ एक दूसरी देवभूमि के रूप में देखा जाए, ये इस यात्रा का उद्देश्य था। इस यात्रा का उद्देश्य था कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने भाइयों को बता सके कि प्रभु रामचंद्र अपने संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ से नंगे पांव चले थे, उनके चरण कमल यहाँ पड़े थे। और कल्पना कीजिए कि भगवान राम नारायण के चरणों से एक जलधारा निकलती है गंगा, और वो जाती है ब्रह्मा जी के कमंडल में और भागीरथी के तट से वो धरती पे आती है और पतित पावनी करती है पूरे भारत भूमि को। तो जब समझिए कि एक नाखून से निकलने वाली जलधारा का ये महत्व है, वहां पर अगर भगवान नारायण के साक्षात चरण कमल जहां पर पड़े हो, वो कितना आनंदित और कितनी पुनित भूमि हुई होगी, उस चीज को बताना है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला इसका प्रवेश द्वार रहा है दंडकारण्य का, और हम वहां के निवासी हैं। तो यहाँ के लोगों को ये विरासत के तौर पे, ये आनंद के तौर पे और ये संस्कार के तौर पे देने की ये यात्रा थी। रास्ते में किस तरह का आपको अनुभव मिला? रास्ते में अब जब प्रभु रामचंद्र आपको मिलेंगे तो सोचिए अनुभव की वहां पर क्या बात है। वहां तो भक्ति मिला, भगवान मिले और सब भगवान के भेजे हुए ईश्वर मिले। ईश्वर कहा जाता है ना, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जी पानी। तो हर कदम कदम पे मुझे भगवान मिले, उन्होंने भोजन कराया, उन्होंने विश्राम कराया, उन्होंने सेवा की, मतलब आनंद ही मिला। और ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में ही हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।